नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक वसंत के अब तक कराए गए पाठों में से 3 पाठों का रिवीजन कराने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इस पुस्तक के शुरू के 3 पाठों का रिवीजन कर चुके हैं। आज हम इससे अगले 3 पाठों का रिवीजन करेंगे, जिसमें सबसे पहले पाठ है हमारा चांद से थोड़ी सी गप्पे। देखिए बच्चों, ये पाठ हमने आपको पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन आज हम इसका आपको सारांश बताने वाले हैं। सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए बच्चों, चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसके लेखक हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म देहरादून में 13 जनवरी 1911 को हुआ। उनके पिता का नाम तारीफ सिंह था और माँ का नाम परम देवी था। शमशेर जी के भाई तेज बहादुर उनसे 2 साल छोटे थे। उनकी माँ दोनों भाइयों को राम लक्ष्मण की जोड़ी कहा करती थी। जब शमशेर बहादुर सिंह 8 या 9 वर्ष के ही थे, तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई, किंतु दोनों भाइयों की जोड़ी शमशेर की मृत्यु तक बनी रही। देखिए बच्चों, इनकी कुछ काव्य कीर्तियाँ भी हैं जो इस प्रकार से हैं, जैसे बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर की गजलें आदि। इनकी कुछ गद्य रचनाएं भी हैं जो इस प्रकार से है, जैसे तो आप, शमशेर की डायरी, अनुवाद भी कहाँ आदि। तो आइए बच्चों, इस कविता का सारांश देखते हैं। देखिए, चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित है। इस कविता को कवि ने एक 10-11 साल की एक लड़की के मन का वर्णन किया है। वह जिज्ञासु प्रवृत्ति की होने के कारण चांद से कई सवाल पूछना चाहती है और उनके बारे में अधिक जानना चाहती है। वह चांद से पूछती है कि क्यों वे तिरछे नजर आते हैं। वह सारे आकाश को चांद का वस्त्र समझती है, जिस पर कई सितारे जड़े हैं। चांद का घटना बढ़ना को वह एक बीमारी समझती है। बच्ची चांद को देखकर कहती है कि वह बहुत गोल है, पर तिरछे नजर आते हैं। वह आकाश को उनके वस्त्र बताती है, साथ ही आकाश में छाए तारों को उनके वस्त्र के सितारे जो चमक रहे हैं वह उन्हें बताती है। चांद का सारा शरीर वस्त्र से ढका है, केवल चांद का गोरा चिट्टा गोल मुंह ही दिखाई देता है। लड़की चांद से कहती है कि उनकी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। लड़की कहती है वे उसे कम अक्ल ना समझे। उसे पता है कि चांद को बीमारी है। जब वे घटते हैं तो वे लगातार घटते चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो लगातार बढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़कर बिल्कुल गोल मटोल हो जाते हैं। चांद की यह बीमारी उनसे ठीक नहीं हो पा रही है। तो देखिए बच्चों, हमने इसका सारांश आपको बता दिया है। अब हम आपको इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर बताने जा रहे हैं। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है इसमें, आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की कहना क्या चाहती है। तो देख लेते हैं बच्चों इसका आंसर। इसमें इसके 2 आंसर दिए गए हैं, तो उसमें से हमें सही बताना है कि सही कौन सा है। तो इसमें से सही है, चांद सी पोशाक चारों दिशाओं में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई। इस कविता में
आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और उसका कारण भी बताओ। तो इसका आंसर है पूर्णिमा। चांद पूरी तरह से गोल नजर आता है। अष्टमी से पूर्णिमा के बीच का समय जो है उसमें चांद तिरछा नजर आता है। प्रथमा से अष्टमी के बीच चांद बहुत पतल नजर आता है। इसी कारण से कवि की उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम कह सकते हैं कि पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी हैं। कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच वाले दिन लगाई होगी। तो हम अनुमान लगा रहे हैं कि चांद मतलब चांद से गप्पे अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई गई हैं। तो आइए बच्चों, इससे अगला चैप्टर भी हम देख लेते हैं। अगला चैप्टर है हमारा अक्षरों का महत्व। देखिए बच्चों, अक्षरों का महत्व समझ लेते हैं इसे। देखिए, अक्षरों के महत्व के जो लेखक हैं वह है गुणाकर मूले जी। गुणाकर मूले जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि गुणाकर मूले जी कौन है। गुणाकर मूले का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा ग्रामीण परिवेश में हुई। शिक्षा की भाषा मराठी थी। उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी में ही पढ़ाई की। फिर वे वर्धा चले गए और वहां उन्होंने 2 वर्ष तक नौकरी की। साथ ही अंग्रेजी व हिंदी का अध्ययन किया। फिर इलाहाबाद आकर उन्होंने गणित विषय में मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। सन 2009 में मूले जी का निधन हो गया। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में जो है वो मूले जी ने अक्षरों का महत्व बताया है कि अक्षर हमारे जीवन में क्या भूमिका निर्वाह करते हैं। तो आइए बच्चों, अब इसका सारांश देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने हमें अक्षरों के महत्व के विषय में बताया है। लेखक ने बताया है कि दुनिया की सभी पुस्तकें अक्षरों से ही बनी हैं। समाचार पत्र भी प्रतिदिन अक्षरों की सहायता से ही छपते हैं। यदि अक्षर ही ना होते तो न जाने इस दुनिया का क्या हाल होता। पुराने समय में लोग ये मानते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, परंतु आज हम जानते हैं कि यह खोज स्वयं मनुष्य ने ही की है, तथा यह भी कि किस समय की है। किस देश में किन अक्षरों की खोज हुई, हमारी इस 5 अरब साल पुरानी धरती पर 2-3 अरब साल तक ही कोई जीवन न था। फिर करोड़ों साल तक यहाँ केवल जानवर व वनस्पतियाँ ही थी। 5 लाख साल पहले ही यहाँ मानव का जन्म हुआ तथा धीरे धीरे उसका विकास हुआ। पूर्व में मानव ने चित्र संकेतों का प्रयोग किया, भाव संकेतों का। तब जाकर बहुत बाद में उसने लगभग 6000 साल पहले अक्षरों की खोज की। इस खोज से ही एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की मदद से ही आदमी ने हिसाब किताब तथा विचारों को लिखना सीखा। तभी से इतिहास आरंभ हुआ और मानव जाति का विकास हुआ। अक्षरों के ज्ञान से ही एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अतः इसीलिए लेखक कहते हैं कि अक्षर व उनसे बनी लिपियां हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं तथा हमें उनकी खोज का ज्ञान होना
आवश्यक है। देखिए बच्चों, इस पाठ में जो है, इस पाठ में मूले जी ने अक्षरों के महत्व के बारे में बताया है कि अक्षर हमारे जीवन में क्या भूमिका निर्वाह करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमने इसका सारांश जो है वो आपको बता दिया है। अब इस पाठ से संबंधित हम प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न बनता है हमारा, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है? तो आइए बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लेकर रखने लगा है, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा है। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई, जिस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, इसका क्या है। अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। तो इसके दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है बच्चों। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु, पक्षियों, आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं बच्चों इसका। अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो देख लेते हैं बच्चों, किन किन का सहारा लेता था। मनुष्य अक्षरों की खोज से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज इलाके तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों, आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इसके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। तो देखो बच्चों, हमने इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया है और इस पाठ का सारांश भी आपको बता दिया है। और इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वह भी हमने आपको समझा दिए हैं, बता दिए हैं। अब हम इससे अगले वाले पाठ पर चलते हैं। और इसके बारे में भी जान लेते हैं कि पाठ है आपका 6, पार नज़र के। इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नालिरकर। इनका जन्म 19 जुलाई 1938 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता विष्णु वासुदेव नालिरकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गणित के अध्यापक थे तथा मां संस्कृत की विदुषी थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि लेने के बाद वे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। इसी प्रकार जयंत विष्णु नालिरकर प्रसिद्ध भारतीय भौतिक विज्ञानी हैं, जिन्होंने हिंदी में अनेक वैज्ञानिक पुस्तकें लिखी। इन्होंने ब्रह्मांड की कुछ झलकें, ब्रह्मांड की यात्रा, वायरस, भारत की विज्ञान यात्रा, विज्ञान, मानव और ब्रह्मांड, धूमकेतु तथा तारों की जीवन गाथा आदि पुस्तकें हिंदी में लिखी है। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ का सारांश जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में एक वैज्ञानिक परिकल्पना है।
प्रस्तुत पाठ में मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना की गई है। यहाँ छोटू नाम का एक लड़का मंगल ग्रह की जमीन के नीचे सुखपूर्वक रहता है। वह एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास चुराकर जमीन के ऊपर ले जाने वाले सुरंगनुमा रास्ते में पहुंच जाता है, जहां जाने की उसे मनाही है। रास्ते में लगे निरीक्षक यंत्र उसे पकड़ लेते हैं तथा वहां उपस्थित सिपाही उसे पकड़कर उसके घर पहुंचा देते हैं। छोटू की माँ उस पर नाराज होती है तथा उसके पापा उसे समझाते हैं कि जमीन से ऊपर के भाग में स्पेस सूट में खास किस्म के जूते पहनकर ही जाया जा सकता है, क्योंकि स्पेस सूट से ही ऊपर ऑक्सीजन मिलती है तथा खास जूतों की मदद से ही वहां चलना फिरना संभव है। उसके पापा बताते हैं कि पहले उनके ग्रह पर लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे बगैर किसी स्पेस सूट के, पर धीरे धीरे सूर्य में परिवर्तन होने के कारण सभी जीव जंतु व वनस्पतियां मरने लगी तथा अपने तकनीकी ज्ञान के कारण उनके पूर्वजों ने यंत्रों की मदद से जमीन के नीचे घर बना लिया और वह बच गए। उन यंत्रों का ध्यान रखने के लिए ही उसके पापा सतह पर जाते हैं। छोटू भी बड़ा होकर यही काम करने की इच्छा प्रकट करता है। अगले दिन पृथ्वी से अंतरिक्ष यान उनके ग्रह की सतह पर उतरते हैं। उस दिन छोटू के पापा उसे भी अपने साथ कंट्रोल रूम ले गए थे। वे वहां अपने पहले उन अंतरिक्ष यानों को एक नष्ट करने की सोचते हैं, परंतु ऐसा करने पर पृथ्वी के लोगों को उनके बारे में पता चल जाएगा तथा वे भी उन यानों के बारे में कुछ जान नहीं पाएंगे। ऐसा सोचकर वे उन्हें नष्ट नहीं करते तथा उनके कार्यकलाप को देखते हुए रहते हैं। छोटू कंट्रोल रूम में बैठकर कंसोल पैनल को देखता है और उसके लाल बटन से आकर्षित होकर उसे दबा देता है। इससे अंतरिक्ष यान से मिट्टी का नमूना लेने के लिए जो यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था वह खराब हो जाता है। छोटू के पापा उसकी इस हरकत पर बहुत नाराज होते हैं तथा उसे एक चांटा मार देते हैं। वे बटन को पूर्व स्थिति में लाते हैं। छोटू सहम जाता है। वह दूसरी तरफ पृथ्वी पर नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष यान वाइकिंग का वैज्ञानिक हाथ खराब हो गया है तथा वह अपना काम कर रहा है। कुछ दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में यह खबर छपती है कि नासा के तकनीशियनों ने रिमोट कंट्रोल से वाइकिंग का यांत्रिक हाथ ठीक कर लिया है तथा अब वह मंगल ग्रह की मिट्टी के नमूने एकत्रित कर रहा है। इन नमूनों का अध्ययन करके ही वैज्ञानिक पता पाएंगे कि क्या कभी मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह ही जीवों का अस्तित्व था, जो कि आज भी एक रहस्य बना हुआ है। तो देखिए बच्चों, इस पाठ का भी सारांश जो है वो हमने समझ लिया है। अब इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर हैं उसे हम देख लेते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहला जो उत्तर है इसमें कि छोटू का परिवार कहाँ रहता था। तो छोटू का परिवार कहाँ रहता था, इसका आंसर है छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। दूसरा प्रश्न है हमारा, छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त क्यों नहीं थी, पाठ के आधार पर लिखो। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर
इस प्रकार से है। इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहाँ केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाज़त नहीं थी। तो देखिए बच्चों, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं हम इसका कि तीसरा प्रश्न क्या है। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहाँ उसने क्या हरकत की। तो इसका उत्तर इस प्रकार से है बच्चों। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यही लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा नहीं रोक पाई। उसने उसका लाल बटन दबा ही दिया। बटन दबाते ही खतरे की एक घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। तो क्या गलती की थी छोटू ने की थी बटन दबाने की गलती, जिसके कारण जो अंतरिक्ष यान का हाथ था वो खराब हो गया था। तो देखिए बच्चों, इसका चौथा प्रश्न भी देख लेते हैं। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था? वह सब नष्ट कैसे हो गया, इसे लिखो। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों कि एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर ज़मीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। इसका पांचवा क्वेश्चन भी देख लेते हैं बच्चों कि पांचवा क्वेश्चन क्या है। कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों भेजा था? तो इसका आंसर इस प्रकार से है बच्चों। इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी के एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसने भेजा था। इस यान का नाम वाइकिंग था। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगाने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष यान भेजा था। इसका छठा प्रश्न भी देख लेते हैं बच्चों। छठा प्रश्न कैसे है कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन से तरीके सुझाते हैं और क्यों? तो देखिए बच्चों, नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है। हम इसको स्पेस में ख़त्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इसे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। ज़मीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ब खुद ज़मीन पर उतर जाए तो हम इसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने यह अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में इनसे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेजेंगे। इसलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहाँ तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना
चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य गृह वालों को यह लगे यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। नंबर 3 की राय थी, जहाँ तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने यह अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजें। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस ज़मीन पर कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे वे लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। तो देखिए बच्चों, आज हमारे इन 3 पाठों का भी रिवीजन हो गया है। इस पाठ के जो लेखक हैं, इन तीनों पाठों के जो लेखक हैं उनके बारे में भी हमने आपको संक्षेप में उनका जीवन परिचय बता दिया है, और प्रत्येक पाठ का हमने सारांश भी आपको आज इस वीडियो में बताया है। इन पाठों से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं हमने उनका भी उत्तर आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो अब हम आपको अगली वीडियो में व्याकरण कराएंगे। ठीक है बच्चों, व्याकरण आपकी शुरू होने वाली है, और अब आपको क्या करना है, इन तीनों पाठों को अच्छे से पढ़ना है, इनके प्रश्न उत्तरों को अच्छे से समझना है, पढ़ना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, यह वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।